हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस में। फ्रेंड्स, यदि आप सीटेट साइंस पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। वो सभी विद्यार्थी जो कि आपका सीटेट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा के हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि मैं आपको करवा रही हूँ साइंस की पूरी तरीके से तैयारी, जिसमें हम पेपर में आने वाले सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सबसे पहले कवर करेंगे, साथ में सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। आपको पता है सीटेट एक ऐसा एग्जाम है, यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कर लेते हैं और जो सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी कवर कर लेते हैं, तो आप एग्जाम्स को बहुत ईजिली क्लियर कर पाएंगे। सो बेसिकली बेटा, आज हमारा डे 7 है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में, और उसमें हमने पढ़ा था मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अब क्या होता है कि हमारे जो मेटल्स होते हैं, जब उन्हें इनिशियली एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो वो कैसे होते हैं? इम्प्योर होते हैं। कैसे होते हैं? इम्प्योर होते हैं। तो उनका क्या करना पड़ता है? रिफाइनिंग करना पड़ता है, उनका प्योरिफिकेशन करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं उनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उनका कैसे प्योरिफिकेशन किया जाता है, और साथ में हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं, ठीक है, ये कि हम एलिमेंट्स कह सकते हैं, हमारे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे को कहाँ पे मिलते हैं? अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? अर्थ क्रस्ट के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, हालांकि कुछ हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो सॉल्युबल फॉर्म में पाए जाते हैं, और कहाँ पर? सी वाटर के अंदर। कहाँ पाए जाते हैं? सी वाटर के अंदर हमारे कुछ सॉल्युबल हमारे मेटल्स भी पाए जाते हैं सॉल्युबल साल्ट के फॉर्म में, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। राइट, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये हमारे सी वाटर में भी आपके पाए जाते हैं। करेक्ट। सो अब क्या होता है बेटा, जो एलिमेंट्स हमारे नेचुरली पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर, वो सभी एलिमेंट्स जो हमारी अर्थ क्रस्ट के अंदर नेचुरली पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स। क्या बोलते हैं? मिनरल्स। राइट, जो हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर पाए जाते हैं। अब वो जगह जहाँ पर हम इन मिनरल्स को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि वो जगह जहाँ पे हम किसी एक पर्टिकुलर मैटर को क्या कर सकते हैं? आपके प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए एक जगह है, यहाँ से मुझे एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। जब मुझे एल्यूमिनियम को मैं बहुत ज़्यादा मात्रा में निकाल सकती हूँ और मुझे यहाँ पे निकालने में आपका क्या है? प्रॉफिट भी हो रहा है, तो ऐसी जगह को हम क्या बोलते हैं? ओर्स। क्या बोलते हैं? ओर्स बोलते हैं। करेक्ट। चलिए, अब नेक्स्ट है हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम जो मेटल्स हैं उन्हें कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन इसको समझने से पहले बेटा आपको समझनी होगी रिएक्टिविटी सीरीज। तो देखिए बेटा, दिस इज योर रिएक्टिविटी सीरीज। ये क्या है? हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है, और ये आपके लिए याद करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन बीइंग, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए प्लीज इसे याद कीजिए। इसका ये मैंने मिनोमॉनिक्स दिया है जो आपको इसको याद करने में हेल्प करेगा। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। सो प्लीज, P for please and P for potassium, S for stop and S for sodium. Calling से cal for calling and cal for calcium. In this way आप क्या कर सकते हैं? इस पूरी रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर सकते हैं। करेक्ट। इसमें याद रखिएगा बेटा, जो आपके रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर जो सबसे नीचे एलिमेंट होता है वो सबसे कम रिएक्टिव होता है, और जो सबसे ऊपर होता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। कहने का मतलब ये है कि जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो हमारी जो रिएक्टिविटी होती है एलिमेंट्स की, वो क्या होता है? बढ़ती चली जाती है। इसलिए आपका इसके अंदर क्या है? इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। अब चलिए हम बात करते हैं एक्सट्रैक्शन की। तो देखिए बेटा, हमारे जो मेटल्स होते हैं हमारी अर्थ क्रस्ट के अंदर फाउंड होते हैं, ये तो आप सभी को पता है। तो अर्थ क्रस्ट के अंदर जो मेटल होते हैं वो या तो फ्री स्टेट में फाउंड होते हैं या कंपाउंड फॉर्म में फाउंड होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? फ्री स्टेट में फाउंड होते हैं या फिर कंपाउंड फॉर्म में हमारे को मिलते हैं। अब होता क्या है कि कुछ जो हमारे मेटल्स होते हैं
जो बॉटम में होते हैं, यानी कि जो नीचे होते हैं, लाइक सिल्वर गोल्ड वगैरह, इस वाली वीडियो इस पर आते हैं। जैसे ये हमारे नीचे के हैं सिल्वर कॉपर सिल्वर गोल्ड, ये सबसे कम रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो कम रिएक्टिव होने की वजह से क्या होता है बेटा, ये हमारे फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। फ्री स्टेट में, इसमें फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, एक बात याद रखिए बेटा, जो कॉपर और सिल्वर होता है ये हमारे कंबाइंड फॉर्म में भी पाया जाता है। कैसे? कंबाइंड फॉर्म में भी हम पा सकते हैं और इन्हें फ्री स्टेट में भी हम पा सकते हैं। ठीक है, और जो हमारे ऊपर के जो एलिमेंट्स होते हैं, ऊपर के एलिमेंट्स जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये कैसे होते हैं? हाईली रिएक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं? हाईली रिएक्टिव होते हैं। हमने बात की थी ना, ऊपर के जो एलिमेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो ये कभी भी आपका बेटा फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते, फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते। ठीक है, तो इनके लिए क्या होता है बेटा, इनके लिए हमारे को अलग प्रोसेस यूज करना पड़ता है एक्सट्रैक्ट करने के लिए। इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए अलग प्रोसेस यूज होता है। और जो हमारे बेटा मिडिल में होते हैं, ठीक है, जो मिडिल के अंदर होते हैं हमारे, ये कैसे होते हैं? मॉडरेट एक्टिव रिएक्टिव होते हैं, मतलब बहुत मध्यम बीच में रिएक्टिव होते हैं। सो इसलिए क्या होता है, ये वाले जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं ये किस तरह से पाए जा सकते हैं? ऑक्साइड्स की फॉर्म में भी पाए जा सकते हैं, राइट, सल्फाइड्स की फॉर्म में या फिर कार्बोनेट की फॉर्म में। यहाँ तक आपको समझ में आया? किसके फॉर्म में? ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स या कार्बोनेट की फॉर्म में ये पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात और याद रखिएगा बेटा, जितने भी ओर्स होते हैं, ज्यादातर मेटल्स के जो ओर्स होते हैं वो क्या होते हैं? आपके ऑक्साइड्स होते हैं। ज्यादातर मेटल के जो ओर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? आपके ऑक्साइड्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। उसका कारण क्या होता है? क्योंकि हमारे सबसे ज्यादा अवेलेबल कौन सा एलिमेंट है? ऑक्सीजन। ठीक है, कौन सा एलिमेंट है आपका सबसे ज्यादा अवेलेबल होता है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या है? आपकी बहुत रिएक्टिव भी है और सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, इस वजह से ऑक्साइड फॉर्म में ज्यादा पाया जाता है। सो बेसिकली अब कहने का मतलब क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, हम इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं अपने ओर्स को, किसमें कि कंसंट्रेटेड ओर ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल, यानी कि यहाँ पे हमारे जो रिएक्टिव मेटल्स हैं, ठीक है, जो बहुत हाई रिएक्टिव होते हैं, जो मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं और जो लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, अब हमने बात की थी कि जो हमारे लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं, कैसे लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं, वो कैसे होते हैं? फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, फ्री स्टेट का मतलब क्या हो गया कि उनके पास क्या है? ऑक्सीजन की मात्रा है, यानी कि ऑक्साइड्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करते हैं कि जो हमारे आपके यहाँ पे जो लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं? सल्फाइड ओर्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। और हम क्या करते हैं उसके बाद? रोस्टिंग की मदद से हम क्या करते हैं? हमारा मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। रोस्टिंग की मदद से हम क्या करते हैं? आपका मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा मान लीजिए आपका मेटल निकल के आ गया। अब मेटल निकलने के बाद आप क्या करोगे? रिफाइनिंग करते हो। क्या करते हो? रिफाइनिंग करते हो। और रिफाइनिंग के दौरान आप क्या करते हो? इस इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल में कन्वर्ट करते हो। रोस्टिंग क्या होता है बेटा? रोस्टिंग में हम क्या करते हैं, हमारी ये जो ओर होती है इसको हाई टेम्परेचर पे और एक्सेस ऑफ एयर, मतलब हाई टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा एयर की प्रेजेंस के अंदर हम क्या करते हैं? हीट करते हैं। क्या करते हैं? हीट करते हैं। उसके बाद हमारा क्या होता है? मेटल निकल के आता है, लेकिन ये जो मेटल होता है ये प्योर नहीं होता। कैसा होता है? इम्प्योर होता है। इसको प्योर करने के लिए हम क्या करते हैं? रिफाइनिंग करते हैं। जब हम रिफाइनिंग करते हैं तो हमें क्या मिलता है? प्योर मेटल मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, जो मरकरी होता है, क्या होता है? मरकरी। बेटा मरकरी का जो आपका ओर होता है, सिनेबार जो होता है वो किसका होता है? और मरकरी का। किसका और होता है? मरकरी का और होता है। सो बेसिकली क्या होता है कि जब आप मरकरी HCl, ठीक है, इसको क्या करते हो? आप हीट करते हो। क्या करते हो? हीट करते हो। हीट का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई। ठीक है,
तो बेटा ये किस में चेंज होता है? सबसे पहले ये आपकी मरकरिक ऑक्साइड के अंदर चेंज होता है। किसमें? मरकरिक ऑक्साइड के अंदर चेंज होता है। अब ये जो मरकरिक ऑक्साइड होता है, इसको फर्दर हीट किया जाता है। आपने क्या करा? हीट करा। इसको मरकरिक ऑक्साइड को फिर फर्दर हीट किया जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा? मरकरी मिलेगा। यहाँ तक समझ में आया किस तरीके से हुआ? सिनाबार क्या है बेटा? सिनाबार इज एन ओर ऑफ मरकरी। सिनाबार हमारा क्या है? ओर है किसका? मरकरी का। किसका ओर है? मरकरी का। सो क्या होता है कि हम क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? हीट करेंगे। जब हम हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? मरकरिक ऑक्साइड। उसे फर्दर हीट करने पे हमें क्या मिलेगा? मरकरी मिलेगा। इसी तरीके से जब हम कॉपर जो कि हमारे CuS की फॉर्म में पाया जाता है उसकी ओर से, तो हम हीट करके हम क्या कर सकते हैं? कॉपर को निकाल सकते हैं। सो दिस इज अबाउट लेस रिएक्टिव मेटल। अब हम बात करेंगे उन मेटल्स की जो कैसे होते हैं? मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, मध्य रूप से आपके रिएक्टिव होते हैं। तो इसमें जैसे कि आपके कौन कौन से आ गए, मैं आप ये वाला इरेज कर देती हूँ पार्ट, सो दैट हम और लिख सकें। सो बेटा आपके जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उसके अंदर हमारे कौन कौन से आते हैं? आयरन आता है, जिंक आता है, लेड, कॉपर। तो ये सभी कैसे होते हैं? मॉडरेटली आपके रिएक्टिव होते हैं। तो बेटा क्या होता है, मैंने जैसे कि बताया था, जो हमारे मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो हमारे किस फॉर्म में पाए जाते हैं? आपके सल्फाइड्स और कार्बोनेट के फॉर्म में पाए जाते हैं। किसके फॉर्म में पाए जाते हैं? सल्फाइड और के फॉर्म में या फिर कार्बोनेट और के फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है। सो रिडक्शन से पहले क्या होता है बेटा? जो मेटल सल्फाइड होता है या फिर आपका क्या होता है? कार्बोनेट्स होते हैं, उन्हें किस में चेंज किया जाता है? मेटल ऑक्साइड के अंदर चेंज किया जाता है। ठीक है। जो भी हमारा मेटल सल्फाइड होता है या मेटल कार्बोनेट होता है उसको हम क्या करते हैं? सबसे पहले मेटल ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? यदि वो कार्बोनेट ओर से निकला हुआ है तो बेटा उसमें कैल्सिनेशन का यूज किया जाता है, और अगर वो सल्फाइड ओर से आया हुआ एलिमेंट है तो उसमें हम रोस्टिंग का यूज करते हैं। ठीक है। कैल्सिनेशन में क्या होता है? हम जो ओर होता है उसको हीट करते हैं। क्या करते हैं? ओर को हीट करते हैं। किसमें? एब्सेंस ऑफ एयर में, यानी कि जहाँ पे एयर ना हो उसमें हम इस ओर को हीट करते हैं। सो दिस इज अ कैल्सिनेशन प्रोसेस। और रोस्टिंग जैसे कि मैंने अभी बताया था, रोस्टिंग में क्या करते हैं? रोस्टिंग में भी हीट करते हैं, लेकिन हम उसमें एक्सेस, यानी कि जहाँ पे बहुत ज्यादा एयर प्रेजेंट होती है उसके प्रेजेंस में हम करते हैं। ठीक है। और हाई टेम्परेचर पे करते हैं। जब हम ये दोनों प्रोसेस फॉलो करते हैं, कैल्सिनेशन या रोस्टिंग, तो हमें क्या मिलता है? मेटल ऑक्साइड। क्या मिलता है? ये आपके जो ओर्स होते हैं किस में चेंज हो जाते हैं? मेटल ऑक्साइड में चेंज होता है। ठीक है। उसके बाद जब ये चेंज होता है फिर उसके हम क्रॉसपॉन्डिंग मेटल का यूज करके, लाइक कार्बन का या फिर एल्यूमिनियम का, इसके साथ करके हम क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं, और हमें क्या मिलता है? इम्प्योर मेटल। हमें क्या मिलता है? कार्बन या एल्यूमिनियम के साथ रिड्यूस करके इम्प्योर मेटल मिलता है। फिर अब जो इम्प्योर मेटल हमें मिला इसकी हम क्या करते हैं? रिफाइनिंग करते हैं, और रिफाइनिंग के बाद हमें क्या मिलता है? प्योर मेटल हमारे को मिलता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है। इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। ठीक है। जैसे कि आपका क्या हुआ बेटा? सबसे पहले जिंक की बात करती हूँ। तो जिंक हमारे को किसकी फॉर्म में मिला? सल्फाइड की फॉर्म में। जिंक सल्फाइड और से हमें क्या मिला? जिंक सल्फाइड। जब मैंने इसको क्या करा? रोस्टिंग की। इसमें हम क्या करेंगे? रोस्टिंग करेंगे। ठीक है। और हीट कर रहे हैं तो मतलब क्या है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो गया, तो हमने क्या करा? यहाँ पे हीट करा, तो हमारा किस में चेंज हो जाएगा? मेटल ऑक्साइड, यानी कि जिंक ऑक्साइड। किस में चेंज हो गया? जिंक ऑक्साइड प्लस 2SO2। ठीक है। इस तरीके से हमारा किसमें निकला? जिंक ऑक्साइड बन गया। अब हम जिंक ऑक्साइड का क्या करेंगे? हमें मेटल ऑक्साइड मिल गया। भाई आपका सल्फाइड था, सल्फाइड और को हीट करा तो हमें क्या मिला? मेटल ऑक्साइड मिला। ठीक। अब इस मेटल ऑक्साइड को हम क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे। किसकी मदद से? कार्बन की मदद से। यही तो हमने कहा था कि हमें जो मेटल ऑक्साइड मिलता है, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं? कार्बन की मदद से, एल्यूमिनियम की मदद से हम रिड्यूस करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा? जिंक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, आपको ये मिलेगा। अब ये जो मेटल मिला, दिस इज योर इम्प्योर मेटल।
ये कैसा है, इम्प्योर मेटल है। तो अब हम क्या करेंगे, इस इम्प्योर मेटल पे रिफाइनिंग करेंगे। क्या करेंगे, रिफाइनिंग करेंगे। और जब हम रिफाइनिंग करेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, आपका प्योर मेटल। अभी मैं आपसे आगे रिफाइनिंग की प्रोसेस भी डिस्कस करूंगी। आई होप आपको मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स के बारे में समझ में आया होगा। करेक्ट। अब देखिए, इसको एक और एग्जांपल से मैं समझाती हूँ आपको। देखिए, इधर अगर हमारा सल्फाइड और है तो हमने ये करा, और अगर हमारा कार्बोनेट और से निकला हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा, ZnCO। ठीक है, ZnCO होगा। अगर सल्फाइड और है ZnS, अगर कार्बोनेट और है तो ZnCO। और यहाँ पे लेकिन आपको अल्टीमेटली मिलेगा क्या, जिंक ऑक्साइड। फिर आप क्या करेंगे, कार्बन के साथ रिड्यूस करके जिंक निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, आपके हाईली रिएक्टिव मेटल्स की। इसकी बात करेंगे हाईली रिएक्टिव मेटल्स, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, इनमें क्या होता है बेटा, इनके के जो बॉन्ड्स होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। कैसे होते हैं, बॉन्ड्स इसके बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इसलिए हम इसमें रोस्टिंग, कैल्सिनेशन इस तरह के प्रोसेस को नहीं यूज कर सकते। इस तरह के प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस यूज करते हैं। कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, कौन सा प्रोसेस यूज किया जाता है प्योर मेटल निकालने के लिए, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इस मेटल में क्या होता है बेटा, इस मेटल में हम क्या करते हैं कि आप क्या करोगे, आप एक यहाँ पे वो ले लोगे, इलेक्ट्रोलाइट ले लोगे। ठीक है, क्या ले लोगे, इलेक्ट्रोलाइट ले लोगे। ठीक है, तो अभी इसमें क्या होगा, ये हमारा मोल्टन स्टेट में होगा, यानी कि एक्वस में, मोल्टन स्टेट में होगा। ठीक, अब इस केस में क्या होता है आपका, जब आप इलेक्ट्रोलाइट ले लोगे तो हमारे पास दो चीज होती हैं, एनोड और कैथोड। क्या होते हैं, एनोड और कैथोड। ठीक है, तो बेटा आपका जो एनोड होता है वो हमेशा जो आपका बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ठीक है, उससे अटैच होता है। और जो आपका कैथोड होता है वो हमेशा किससे अटैच होता है, नेगेटिव टर्मिनल से अटैच होता है। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है तो ये पूरा का पूरा एनोड, इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और अगर ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है तो इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आपका आ जाएगा। अब क्या होगा, ये हमारा क्या है, मोल्टन स्टेट में है। मैंने यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, NaCl। क्या ले लिया, NaCl। तो बेटा होगा क्या, जब इसमें से करंट पास होगा, इसमें से क्या होगा, इस इलेक्ट्रोलाइट से करंट पास होगा तो आपका क्या होगा, ये दोनों ब्रेक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। NaCl। ठीक है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बन जाएगा। अब होगा क्या, आपको पता है करंट के केस में आपका अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं। तो उस केस में क्या होगा, एनोड, एनोड क्योंकि जो कि हमारा पॉजिटिवली चार्ज था, ठीक है, तो ये क्या करेगा, क्लोरीन, जिसके ऊपर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव आपके होते हैं, तो क्लोरीन आपका एनोड की तरफ जाएगा। और जो आपका कैथोड है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, उसको कौन अट्रैक्ट करेगा, सोडियम। ठीक है, सोडियम उसकी तरफ अट्रैक्ट होता चला जाएगा। इस तरीके से आपका सोडियम और क्लोरीन दोनों अलग अलग हो जाएंगे हमें, यानी कि दोनों अलग अलग एलिमेंट मिल जाएंगे। तो दिस इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन ओर। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसी तरीके से आपका मोल्टन ओर जो होता है उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। इसी तरीके से हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने इतनी देर से हम वर्ड पढ़ रहे हैं रिफाइनिंग। क्या पढ़ रहे हैं, रिफाइनिंग। अब हम समझेंगे इस रिफाइनिंग को कि रिफाइनिंग कैसे की जाती है। अभी तक हमने जो बात की थी वो किसकी बात की थी, एक्सट्रैक्शन की, कि हम ओर में से अपने मेटल को कैसे निकालते हैं। अब हमारा मेटल तो निकल गया लेकिन वो कैसा है, इम्प्योर स्टेट में है। इसको मुझे प्योर करना है, तो उसके लिए मैं किस प्रोसेस का यूज करूंगी, उसके लिए मैं रिफाइनिंग प्रोसेस का यूज करूंगी। सो बेसिकली जब मैं रिफाइनिंग की बात करती हूँ तो रिफाइनिंग के अंदर मैं आपकी चार प्रोसेस की बात यहाँ पे करना चाहती हूँ। यहाँ पे पहला आता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ठीक है, दूसरा आता है डिस्टिलेशन, नेक्स्ट आता है लिक्वेशन, और एक आता है जोन रिफाइनिंग। तो हम इनके बारे में आपका थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। देखिए, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग आपके एग्जाम में बुक में दे रखा है, बाकी की जो तीन है ये आपके बुक में नहीं दे रखा, लेकिन मैं आपको इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगी, सो दैट अगर आपका बाई चांस क्वेश्चन कहीं लग जाता है तो आप इसे सॉल्व कर पाएंगे।
देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग बिल्कुल इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस की तरह होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, बस हम क्या करते हैं, आपका इम्प्योर मेटल जो होता है वो डिसॉल्व हो जाता है आयंस के फॉर्म में, एंड जो प्योर मेटल जो होता है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से वो डिपॉजिट हो जाता है कैथोड की तरफ। बेसिकली होता है क्या है, यहाँ पे आपने क्या लिया, एक कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया। ठीक है, क्या करा, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया। अब क्या होगा, कॉपर क्या होता है हमारा, पॉजिटिवली चार्ज होता है। कॉपर कैसा होता है हमारा, पॉजिटिवली चार्ज होता है। सो होगा क्या इस केस के अंदर, देखिए समझिए क्या होगा, impure metal is made the anode and a thin strip of pure metal is made the cathode। इसमें हम क्या करते हैं, जो impure metal हुआ है उसको तो हम एनोड ले लेते हैं, और जो हमारा प्योर मेटल है उसे हम क्या ले लेते हैं, कैथोड ले लेते हैं। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है इम्प्योर मेटल किस पे होता है, एनोड पे। एनोड पे क्या होता है, इम्प्योर मेटल। ठीक है, और कैथोड पे क्या होता है आपका, प्योर मेटल। राइट, तो अब क्या होता है, एक सॉल्यूशन जो होता है मेटल सॉल्ट का, हम उसे इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज करते हैं। तो हमने कौन सा सॉल्यूशन लिया, यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया। ठीक है, अब क्या होगा, जब हम इसमें से करंट पास करेंगे, क्या करेंगे, करंट पास करेंगे, कहाँ से, यहाँ से। तो क्या होगा बेटा, कि जो प्योर मेटल होगा एनोड से वो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिसॉल्व होगा। ठीक है, यहाँ पे जितना भी हमारा प्योर मेटल होगा वो इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिसॉल्व होगा, और जितना ये इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिसॉल्व होगा उतना ही ये हमारा किस में चला जाएगा, कैथोड पे डिपॉजिट होता चला जाएगा। क्या होगा, कैथोड पे डिपॉजिट होता जाएगा, और जितनी भी सॉल्युबल इम्प्योरिटीज होगी इस पे, ठीक है, वो इसमें घुल जाएगी। और अगर जो नहीं होने वाली इम्प्योरिटीज, जो घुलने वाली नहीं है, वो एनोड मड के फॉर्म में नीचे इकट्ठी होती चली जाएगी। यहाँ तक समझ में आया। यहाँ पे क्या हुआ, हमने एक इम्प्योर मेटल लिया और यहाँ पे हम क्या लेंगे, कैथोड पे प्योर मेटल लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या करा, एक सॉल्यूशन लिया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। सो आपने जब इसके अंदर करंट पास किया तो क्या हुआ, इस करंट में पास होने के बाद हमारा जो प्योर मेटल होगा, ठीक है, इसमें जो प्योर मेटल होगा वो आपका पहले सॉल्यूशन में जाएगा, और उतनी ही मात्रा में वो जो सॉल्यूशन से आपका किस पे जाएगा, कैथोड पे चला जाएगा। और इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज होगी, इस एनोड पे जो इम्प्योरिटीज होगी वो या तो इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगी, और जो सॉल्युबल नहीं है वो नीचे एनोड मड के फॉर्म में नीचे इकट्ठी हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिस्टिलेशन। क्या आता है, डिस्टिलेशन। ये प्रोसेस कब यूज किया जाता है, जिनके बेटा लो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। क्या होते हैं, लो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि मरकरी और जिंक। ठीक है, इसमें क्या करता है, जो प्योर मेटल होता है वो वेपराइज हो जाता है, लीविंग इम्प्योरिटीज बिहाइंड। और क्या होता है, और की जो इम्प्योरिटीज होती हैं उनको पीछे छोड़ देता है, जैसे कि ये वाला देखिए। ठीक है, लिक्वेशन सुटेबल फॉर मेटल दैट मेल्ट्स इजीली while impurities remain solids, allowing the liquid metal to be separated। देखिए ये वाला तो डिस्टिलेशन है आपका। ठीक है, तो बेटा डिस्टिलेशन में हमने क्या कहा था, जैसे कि आपने यहाँ पे क्या करा, मरकरी या फिर आपने जिंक लिया। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपका जो प्योर मेटल है वो तो वेपराइज हो जाएगा, और इम्प्योरिटीज को क्या करेगा, आपका पीछे छोड़ देगा। ठीक है, अब जो लिक्वेशन होता है, लिक्वेशन में क्या होता है, आपका जो आपके इम्प्योरिटीज है, जो आपका प्योर मेटल है वो तो आपका क्या होगा, मेल्ट होके निकल जाएगा। वो क्या करेगा, आपका जो प्योर मेटल है वो मेल्ट होकर इजीली आपका निकल जाएगा, उसको हम यहाँ पे सेपरेट कर लेंगे, और जो आपकी इसमें इम्प्योरिटीज है वो क्या हो जाएगी, वो पीछे रह जाएगी। इम्प्योरिटीज पीछे रह जाएगी और प्योर मेटल क्या होगा, लिक्विड बन के वो निकल जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लिक्वेशन। करेक्ट। एक आता है आपका जोन रिफाइनिंग मेथड। ये हमारा सेमीकंडक्टर्स में यूज किया जाता है, जहाँ पे आपकी जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो एक जगह पर इकट्ठी होती चली जाती हैं मेटल रोड के, बाय मूविंग अ मोल्टन जोन को मूव करके अलोंग इट। इसमें क्या होगा बेटा, आपकी जो इम्प्योरिटीज हैं वो इकट्ठी होती चली जाएंगी, और आपका क्या है, और आप देखिए आपने क्या करा,
इधर एक लिया जोन रिफाइनिंग में, ये हमारा मोल्टन जोन। अब हम इसको इधर की तरफ खिसकाते चले जाएंगे तो हमारा जो मेटल है पीछे क्या होता चला जाएगा, रिक्रिस्टलाइज होता जाएगा, ठीक है, और ये हीट इसमें से पास होती चली जाएगी। तो ये आपका जोन रिफाइनिंग मेथड आ गया। तो बेटा रिफाइनिंग के अंदर हमारे यही थे। अब हम बात करेंगे किसकी, कोरोजन की, ठीक है, जंग खाना जिसको हम बोलते हैं कोरोजन। तो बेटा देखा होगा आपने कि जो सिल्वर होता है वो कैसा हो जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है। कैसा हो जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है। किसकी वजह से होता है बेटा, क्योंकि जो हमारा एनवायरमेंट होता है उसके अंदर किसकी मात्रा पाई जाती है, सल्फर की। किसकी पाई जाती है, सल्फर की। तो जब ये सिल्वर सल्फर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सिल्वर सल्फाइड। क्या बनाता है, सिल्वर सल्फाइड, जो किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का। उसी तरीके से आपने देखा होगा कि कॉपर हमारा जो होता है उसके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। कॉपर के बर्तन पे ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है, किसकी वजह से, क्योंकि बेटा हमारे जो एनवायरमेंट है, हमारी जो एयर है उसमें किसकी मात्रा पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो जब कॉपर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। और ये जो बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है वो किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। उसी तरीके से आयरन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, रस्ट, जो कैसी होती है, ब्राउन कलर की, ठीक है। तो अब आपने देखा कि सिल्वर कॉपर आयरन इन तीनों आइटम्स को जब हम एक्सपोज करते हैं एयर पे तो वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास ऐसा कोई तरीका है कि जिससे हम जो आर्टिकल्स हैं या कोई भी चीज है उसको हम कोरोजन होने से बचा सकते हैं, तो बिल्कुल है। देखिए हमारे पास क्या तरीका है। अगर हमारे को आयरन को बचाना है रस्टिंग से, हमने क्या बताया, रस्ट फॉर्म हो जाती है। यदि मुझे उसको रस्टिंग से बचाना है तो मैं किस प्रोसेस का यूज करूंगी, पेंटिंग का कर सकती हूँ, उस पर ऑयलिंग कर सकती हूँ, ग्रीसिंग गैल्वेनाइजिंग कर सकती हूँ, क्रोम प्लेटिंग कर सकती हूँ, या फिर हम एलॉयस बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया मैंने, गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग में क्या होता है बेटा, गैल्वेनाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टील को या फिर आयरन को किसकी लेयर पर ढा देते हैं, जिंक की। यानी कि जिंक क्या करता है, बेसिकली बॉडीगार्ड का काम करता है। किसका काम करता है, बॉडीगार्ड का। किसके लिए, स्टील और आयरन के लिए, ठीक है। तो प्रिवेंट करने का एक तरीका तो ये हो गया। एक तरीका क्या है, हम क्या बनाए, एलॉय बनाए। क्या बनाए, एलॉय। एलॉय क्या होता है, जब हम दो या दो से ज्यादा मेटल्स या फिर नॉन मेटल के साथ क्या करते हैं, एक मिक्सचर बनाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, हमारा एलॉय बनता है। बेसिकली एलॉय में हमारा क्या होता है, मिक्सचर होता है एक से ज्यादा एलिमेंट्स का, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होती है, जो प्रॉपर्टीज होती है हमारे एलिमेंट्स की वो बदल जाती है। जैसे कि सबसे फेमस एग्जाम्पल जो है इसका, कि अगर मैं आयरन के साथ क्रोमियम और निकल मिला दूं, आयरन के साथ क्रोमियम और निकल मिला दूं तो हमें क्या मिलता है, स्टेनलेस स्टील मिलता है। क्या मिलता है, स्टेनलेस स्टील मिलता है, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज का एलॉय बना सकते हैं। अब एक बात याद रखिएगा बेटा, जब हम कभी भी एलॉय बनाते हैं, यदि उसमें एक भी मेटल हमारा मरकरी है, यदि एक भी मेटल हमारा मरकरी है, मरकरी के साथ हम किसी भी मेटल को एलॉय करते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, एमलगम। क्या बन जाता है, एमलगम, ठीक है। अब ये थोड़ा सा याद रखिएगा, यहाँ से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। हम जो गोल्ड ऑर्नामेंट बनाते हैं बेटा, वो कभी भी 24 कैरेट गोल्ड का नहीं बनाते, ठीक है। 24 कैरेट का नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते, क्योंकि उसकी जो आपकी जो गोल्ड होता है वो बहुत आपका कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो आप इसलिए हमेशा 22 कैरेट का बनाया जाता है हमारे इंडिया के अंदर। तो अब ये जो टॉप पार्ट है वो क्या होता है, 22 कैरेट, अगर 24 टोटल होता है और 22 हम गोल्ड रखते हैं तो टू पार्ट क्या है, बेटा टू पार्ट हम एलॉय करते हैं किसके साथ, सिल्वर या कॉपर के साथ। किसके साथ, उसको बनाते हैं सिल्वर या कॉपर के साथ, जिससे कि हमारा गोल्ड थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। उसी तरीके से यदि हमें ब्रास बनाने हैं, कोई आइटम ब्रास की आइटम बनानी है तो हम किसका एलॉय करते हैं, कॉपर को और जिंक को।
ब्रॉन्ज के लिए कॉपर को और टिन को, और सोल्डर के लिए लेड को और टीक को। इसे याद रखिएगा, इट विल हेल्प यू अ लॉट। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग। ये कहते हैं कि आयरन का फ्राइंग पैन है, उसे हमें रस्ट होने से बचाना है, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है? तो बेटा सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि हम क्या करेंगे, उसके ऊपर एक जिंक की कोटिंग आपकी अप्लाई कर देंगे, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। An element react with oxygen to give a compound with a high melting point। ये कहते हैं एक एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई। दिस कंपाउंड क्या है, हमारा सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। द एलिमेंट इज लाइकली टू बी, एलिमेंट क्या हो सकता है? देखिए बेटा, कार्बन क्या है, गैस है, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, सिलिकॉन और आयरन, ये दोनों कैसे हैं, अगर आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा, ये बात सही है, हाई मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा, लेकिन ये दोनों ही कैसे हो जाएंगे, इनसॉल्युबल। ये कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल। और हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया, सॉल्युबल होना चाहिए वाटर के अंदर, तो बेटा इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। फूड्स कैन आर कोटेड विथ टिन नॉट विथ जिंक, बिकॉज ये कहते हैं हमारी जो खाने की कैंस होती हैं उसको टिन से कोट किया जाता है, ना कि जिंक से। ऐसा क्यों? तो बेटा क्या होगा कि आपकी जब हम क्या है, जिंक हमारा ज्यादा रिएक्टिव होता है, किससे, टिन से। तो अगर वो ज्यादा रिएक्टिव होगा तो जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, और हमें क्या करना, ऑक्सीडाइज नहीं करना अपने फूड को, तो हम इसलिए किससे करते हैं, टिन से करते हैं, बजाय किससे, जिंक से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ ए मैटर। अब इस तरह के क्वेश्चन देखिए, इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज का याद होना बहुत जरूरी है, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक बार और दिखा देती हूँ। ठीक है, और इसको आप जरूर याद कीजिए क्योंकि आपके आधे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड होंगे। देख लीजिए, दिस इज द एक्टिविटी सीरीज, इसको याद करना बहुत जरूरी है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस लगते हैं। ठीक है, आइए चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में कहा गया, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन बट लेस रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। तो बेटा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन पोटेशियम एंड कैल्शियम। बेटा सोडियम हमारा कैल्शियम से ज्यादा रिएक्टिव है, बात सही है, लेकिन पोटेशियम से ज्यादा नहीं है। पोटेशियम तो बल्कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये ऑप्शन गलत है। एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। नहीं बेटा, पहले मैग्नीशियम आता है फिर एल्यूमिनियम आता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू रिगार्डिंग कंपाउंड्स। कंपाउंड्स के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? कंपाउंड शो द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस। देखिए बेटा, हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स को मिला के हमारे क्या बनते हैं, कंपाउंड्स। एक बात याद रखिएगा, जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनकी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन जब हम उन एलिमेंट्स को मिला के एक नया कंपाउंड बनाते हैं तो उसकी अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं ये डिफरेंट होती हैं किससे, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज से। तो ये बात बिल्कुल गलत है। ओनली एलिमेंट्स कैन रिएक्ट टू फॉर्म कंपाउंड्स, ये बात सही है बेटा, एलिमेंट्स के मिलने से ही हमारा क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। द कंपोजिशन ऑफ ईच कंपाउंड इज ऑलवेज फिक्स्ड, ये भी बात सही है कि जो कंपोजिशन होता है हर एक कंपाउंड का वो हमेशा फिक्स्ड होता है। द कंपाउंड्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल एंड केमिकल मेथड, बिल्कुल सही बात है, हम अपने कंपाउंड्स को फिजिकल मेथड से भी सेपरेट कर सकते हैं और केमिकल मेथड से भी, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमें क्या बताना है कि कौन सा सब्सटेंस क्या देगा, फ्लेम देगा बर्निंग पे। ठीक है, कौन सा सब्सटेंस फ्लेम देगा बर्निंग पे। तो बेटा इसके लिए एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो सब्सटेंस वेपोराइज होगा, क्या, जो सब्सटेंस क्या होगा, वेपोराइज होगा, ठीक है, वही हमेशा क्या देगा, फ्लेम देगा बर्निंग पे। ठीक है, अब देखते हैं, इन्होंने कहा है
एक सब्सटेंस ए है जो सॉलिड स्टेट में है और वेपराइज हो रहा है बर्निंग पे, नहीं हो रहा, तो ये भी नहीं होगा बेटा, नो वाले तो हटा दो। तो आपके ऑप्शन क्या हो गए, बी एंड सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए प्योरिफिकेशन वाले से बेटा क्वेश्चन आया हुआ है, ये अभी तक का 2024 दिसंबर का पेपर में आया हुआ है। सो देखिए क्या है, बोजो wants to set up a circuit for purification of copper। बोजो क्या करना चाहता है, कॉपर के प्योरिफिकेशन के लिए एक सर्किट बनाना चाहता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोड्स एंड सॉल्यूशन शुड बी ऑप्ट फॉर। तो ये कहते हैं कि वो कौन से इलेक्ट्रोड्स और सॉल्यूशन को ऑप्ट करेगा। देखिए बेटा, पानी से का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो पानी का फॉर्मूला H2O होता है, तो हम कभी पानी नहीं लेते, तो इसे हटा दीजिए। हम इलेक्ट्रोलाइट में लेते हैं वो सॉल्यूशन जिसका हमें प्योरिफिकेशन करना होता है। तो बेटा सॉल्यूशन तो हमारा कॉपर सल्फेट रहेगा, क्योंकि हमें किसको निकालना है, कॉपर का प्योरिफिकेशन करना है। यहाँ तक समझ में आई। और हमने क्या बताया था, मैंने आपको पहले ही बताया था, एनोड पे हम क्या लेंगे, इम्प्योर कॉपर, ठीक है, और कैथोड पे हम क्या लेते हैं, प्योर कॉपर। आई होप आपको याद होगा मैंने क्या कहा था, जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी हमारे इलेक्ट्रोलाइट से, तो जो हमारा एनोड है, ठीक है, एनोड से जो प्योर मेटल होगा, ठीक है, वो हमारा पहले इलेक्ट्रोलाइट में जाएगा और फिर हमारा कैथोड पे जाएगा। और जो इसकी इम्प्योरिटीज होगी वो क्या होगी, जो सॉल्युबल होगी वो तो इस इलेक्ट्रोलाइट में घुल जाएगी, और जो सॉल्युबल नहीं होगी वो एनोड मड बन के नीचे ठहर जाएगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा बेटा ऑप्शन नंबर 3। ब्रॉन्ज मेडल इज अ मिक्सचर ऑफ, मैंने भी बताया था बेटा ब्रॉन्ज हमारा किससे बनता है, कॉपर से और टिन से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ स्टेनलेस स्टील। कौन सा इनमें से एसेंशियल कंपोनेंट नहीं है स्टेनलेस स्टील का, तो मैंने अभी क्या बताया था बेटा, स्टेनलेस स्टील के लिए हम क्या करते हैं, आयरन के साथ क्या मिलाते हैं, क्रोमियम प्लस निकेल, ठीक है, इनको तीनों को मिला के हमारी क्या बनती है, स्टेनलेस स्टील। तो कौन सा एसेंशियल नहीं है, टिन, ठीक। सो गाइस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। द एलिमेंट्स फाउंड इन द मैक्सिमम अबोडेंट इन अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट में पाया जाने वाला एलिमेंट, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है, तो बेटा हमने बताया था ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, ठीक है, लेकिन वो तो मैं ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कौन सा एलिमेंट है, एल्यूमिनियम एंड आयरन, सो ऑप्शन नंबर 1। सो थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कीप शेयरिंग, थैंक यू।